1 जनवरी 2025 ये वो दिन था जब गांव हो या शहर, हर इंसान अपने अपने तरीके से नए साल का जश्न मना रहा था। लेकिन उसी दिन हमने एक देशभक्त और एक ईमानदार पत्रकार को खो दिया था। मुकेश चंद्राकर, एक साहसी और ईमानदार पत्रकार को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने की एक ऐसी सजा मिली जिसने सबको अंदर से झकझोर कर रख दिया था। अपराधियों ने मुकेश के साथ इतनी बर्बरता दिखाई थी कि जब डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की तो डॉक्टर साहब भी बोलने लगे कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी रिपोर्ट कभी तैयार ही नहीं की। मुकेश ने अपने इलाके के भ्रष्टाचार लोगों की वीडियो बनाई और वो पोस्ट कर दी, जिसके कुछ दिनों बाद उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में एक गटर में मिली। अब सवाल ये उठता है कि कौन थे वो भ्रष्टाचार लोग और कौन सी थी वो वीडियो जिसे पोस्ट करने के बाद मुकेश को ऐसी सजा मिली। जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे कि हमारे ईमानदार पत्रकार मुकेश चंद्राकर को जस्टिस मिल सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुकेश चंद्राकर का जन्म छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के एक छोटे से गांव बासागुड़ा में हुआ। उनका परिवार बहुत ही साधारण और एक सामान्य जीवन यापन कर रहा था। उनके पिता के निधन के बाद उनकी मां ने आंगनवाड़ी में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण किया। मुकेश के बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने भी अपने परिवार को संभालने में एक अच्छी भूमिका निभाई। मुकेश ने अपनी पढ़ाई गांव के ही एक सरकारी स्कूल से की। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी और कुछ समय बाद उन्हें एक दुखद खबर मिलती है। उनकी माता की तबीयत खराब हो जाती है और जब डॉक्टर को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि उनकी मां को कैंसर है और कुछ समय बाद उनकी मां का भी निधन हो जाता है। अब दोनों भाइयों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कमाने वाला कोई नहीं था तो अब मुकेश को एक गैराज में एज अ मैकेनिक के तौर पर काम करना पड़ता है और बड़ा भाई युकेश चंद्राकर फ्रीलांसिंग रिपोर्टिंग में आजमा रहा था। लेकिन परिस्थितियां इतनी खराब हो गई थीं कि बड़े भाई युकेश को अपनी पत्रकारिता छोड़नी पड़ती है और वो एक जॉब करने लगते हैं। लेकिन समय के साथ अपने बड़े भाई को पत्रकारिता करते देख मुकेश में रिपोर्टर बनने का एक सपना जागता है। तो वो अपने बड़े भाई को कहते हैं कि मैं एक रिपोर्टर बनना चाहता हूँ। तो बड़ा भाई युकेश मुकेश जी से कहते हैं कि ठीक है, तुम रिपोर्टिंग का अपना सपना पूरा करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो अब मुकेश ने रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी। शुरुआत में तो उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साधन ना होने की वजह से उन्हें साइकिल पर ही दूर दूर गांव में जाकर रिपोर्टिंग करनी होती। लेकिन कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उन्हें बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जैसे एनडीटीवी और सहारा के साथ भी काम करने का मौका मिला। मुकेश का एक यूट्यूब चैनल भी था जिसमें वो रिपोर्टिंग करके और वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट करते थे। मुकेश एक साहसी और ईमानदार पत्रकार थे। वो लोगों की आवाज ऊपर तक लेकर जाते थे। वो साहसी के साथ एक देशभक्त पत्रकार भी थे। साल 2019 में सरकारी स्कूल में हो रहे मिड डे मील के घोटाले के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। साल 2021 में उन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जिसमें छत्तीसगढ़ के नक्सलियों ने सीआरपीएफ के एक कमांडो को बंदी बना लिया था। और जब प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाई थी तो मुकेश ने 11 लोगों की टीम बनाई और पूरी बहादुरी और साहस के साथ नक्सलियों के इलाके में गए, उनसे अपने तरीके से बातचीत करी और उस कमांडो को सही सलामत अपनी बाइक पर बिठाकर वापस लेकर आए। साल 2021 में फिर नक्सलियों ने एक इंजीनियर को अगवा कर उसे बंदी बना लिया था और फिर मुकेश ने साहस दिखाया और नक्सलियों के इलाके में गए और उस इंजीनियर को छुड़ा कर लाए। यह मुकेश जी की साहसी व्यक्तित्व की सबसे बड़ी मिसाल थी। अब आसपास के गांव में उनका नाम होने लगा। वो दूर दूर गांव में फेमस होने लगे। अब सरकार भी उनकी रिपोर्टिंग को सीरियसली लेती। वो जो भी मुद्दा अपनी रिपोर्टिंग में उठाते और वीडियो बनाकर डालते, सरकार उस पर तुरंत एक्शन लेती। अब समय के साथ उनके फॉलोअर्स भी बढ़ने शुरू हो गए और अब वो एक रियल हीरो के रूप में उभरने लगे। लेकिन उनके आने वाले जीवन में शायद कुछ और ही लिखा था। 1 जनवरी 2025 को मुकेश जी के पास एक फोन आता है और वो अपने बड़े भाई युकेश से कहते हैं कि मैं जा रहा हूं और शाम तक वापस आ जाऊंगा। अब ये नॉर्मल बात है कि उनको रिपोर्टिंग करने जाना होता था और इधर उधर काम में वो आते जाते रहते थे। तो बड़े भाई युकेश ने इसको नॉर्मली लिया। अब मुकेश जब जाते हैं और उनको पूरी रात हो जाती है, वो वापस घर लौटकर नहीं आते। उनके बड़े भाई को बहुत चिंता होने लगी थी। वो उनको फ़ोन करते हैं लेकिन फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। अब अगला दिन भी आ जाता है, यानी 2 जनवरी आ गई थी और
दोपहर हो गई थी लेकिन मुकेश का कोई अता पता नहीं था। अब बड़ा भाई युकेश अपने कुछ साथियों के साथ सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और अपने भाई मुकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस भी इस मामले को थोड़ा सीरियस लेती है क्योंकि मुकेश का आसपास गांव में नाम हो चुका था। तो पुलिस अपनी एक टीम के साथ मुकेश को ढूंढना शुरू कर देती है। 2 जनवरी की पूरी शाम गुजर जाती है लेकिन मुकेश का कोई सुराग नहीं मिलता। फिर मुकेश की लास्ट लोकेशन को ट्रैक किया जाता है तो पता चलता है कि उनकी लास्ट लोकेशन उसी इलाके के एक फार्म हाउस में है और वो फार्म हाउस उनके एक चचेरे भाई सुरेश चंद्राकर का है। तो अब 2 जनवरी रात के करीब 8:30 बजे पुलिस उसी फार्म हाउस में जाती है और मुकेश को ढूंढना शुरू करती है। उस फार्म हाउस में करीब 11 कमरे थे। पुलिस पूरी जगह छानबीन करती है लेकिन मुकेश का कहीं पता नहीं लगता। मुकेश उस फार्म हाउस में किसी भी कमरे में नहीं थे। पुलिस फिर उस फार्म हाउस के मालिक सुरेश चंद्राकर, जो कि मुकेश और युकेश दोनों का चचेरा भाई भी था, उसको फ़ोन करती है तो पता चलता है कि वो हैदराबाद में किसी अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल में आया हुआ है। तो पुलिस को अब थोड़ा संदेह होता है और पुलिस उस फार्म हाउस के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू करती है। पुलिस ने देखा कि मुकेश रात को इसी फार्म हाउस में 2 लोगों के साथ है। उन दोनों लोगों की शिनाख्त कराई जाती है तो पता चलता है कि वो दोनों लोग सुरेश चंद्राकर के खास लोग रितेश और महेंद्र हैं। रितेश और महेंद्र मुकेश के साथ अंदर एक कमरे में जाते हुए दिख रहे हैं जो कि 11 नंबर कमरा है। पुलिस तुरंत रितेश और महेंद्र को उठा लेती है और उनसे अब सख्ताई से पूछताछ करती है। तो फिर वो दोनों सच बताना शुरू करते हैं। उन दोनों ने बताया कि हमने जो भी कुछ किया है ये सब कुछ हमने सुरेश के कहने पर किया है। पुलिस फिर ये सुनने के बाद सीधा सुरेश को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस स्टेशन लाकर अब सख्ताई से पूछताछ करती है। सुरेश फिर एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई थी। दरअसल सुरेश एक ठेकेदार है। शुरुआती दिनों में तो वो एक छोटा मोटा ठेकेदार था लेकिन उसने अपने ऊपर तक कनेक्शन बना लिए थे। ऊपर तक कनेक्शन बनाने के बाद अब उसको ग्रामीण इलाकों में रोड बनाने के ठेके मिलने शुरू हो गए और अब उसने गांव में रोड बनानी शुरू कर दी। लेकिन वो इस ठेकेदारी में खूब सारा काला पैसा कमाता था। उसने अपना अकाउंट पूरा ब्लैक मनी से भरा हुआ था। वो जो रोड बनाता था उसकी क्वालिटी भी बिल्कुल खराब रहती थी। तो अब 2021 में ठेकेदार सुरेश की शादी हुई थी और इसी शादी में सुरेश ने लगभग 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्चा किया था। उसने अपनी शादी में सेलिब्रिटीज को नाचने गाने के लिए बुलाया था। इतना ही नहीं, उसने अपनी बीवी को वेन्यू से अपने घर तक हेलीकॉप्टर में विदा किया था। ऐसा इलाका जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती, उसी इलाके में एक ठेकेदार ने इतनी आलीशान तरीके से शादी करी। तो अब ये सब मुकेश और अन्य पत्रकारों की नजरों में आ चुका था कि ये जरूर सरकार के पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो अब मुकेश ने इस चीज को अपनी वीडियो में कवर करना शुरू कर दिया और अब मुकेश ने सुरेश के द्वारा बनाई गई रोडों को भी अपनी वीडियो में दिखाना शुरू कर दिया कि देखिए रोड बनाई है और ये कितनी खराब क्वालिटी की रोड है, सिर्फ हाथ से ही ये रोड टूट रही है। रोड को बनाए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे और लगभग 6 महीने में ही 30 से 35 गड्ढे रोड में हो गए थे। अब ये भ्रष्टाचार मुकेश ने अपनी वीडियो में कवर करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि पहले से ही सरकार मुकेश की वीडियोस को और उसकी कवरेज को, उसकी रिपोर्टिंग को सीरियसली लेती थी, तो जब उसने सुरेश के खिलाफ रिपोर्टिंग करी तो वहां की लोकल सरकार ने एक टीम बनाई और सुरेश के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी की, जिसके बाद सुरेश के अंदर अपने चचेरे भाई मुकेश के लिए गुस्सा उबाल मारने लगा और फिर उसने प्लान बनाया और अपने उन दोनों खास लोगों को बोला जिनका नाम रितेश और महेंद्र था, जो सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दिए थे। उन दोनों को बोला कि मैं हैदराबाद जाऊंगा और मुकेश को अब रास्ते से साफ करना है। फिर इन दोनों आदमियों ने 1 जनवरी को मुकेश को फोन करके न्यू ईयर की पार्टी के लिए बुलाया और 11 नंबर कमरे में उसको अंदर लेके गए और पार्टी करते समय उन्होंने आयरन रॉड से मुकेश के ऊपर हमला कर उसकी सांसें रोक दी और इतना ही नहीं, उसकी बॉडी को उस फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक में फेंक दिया और उसके बाद एक फ्रेश प्लास्टर भी कराया। तो जब पुलिस उस फार्म हाउस में पहुंची थी तो ये बात पुलिस ने नोटिस किया था कि उस फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक के ऊपर एक ताज़ा प्लास्टर किया गया है, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ था कि ये क्या है। और फिर जब पुलिस ने उस प्लास्टर को तोड़ के देखा तो अंदर मुकेश की बॉडी मिली थी, जिसके बाद युकेश पूरी तरीके से टूट चुका था। उसने अपने छोटे भाई को खो दिया था और हमने इस देश के एक ईमानदार और साहसी पत्रकार को खो दिया है। पुलिस ने उन दोनों आदमियों को प्राइम एक्यूज्ड मानकर गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सुरेश चंद्राकर जो उस फार्म हाउस का ओनर था और जो ठेकेदार था, उसको अभी प्राइम एक्यूज्ड की लिस्ट में नहीं रखा गया है। तो अब देखते हैं कि क्या हमारे भारत का कानून सुरेश चंद्राकर को सजा दे पाएगा या फिर पॉलिटिकल कनेक्शंस या पैसों के बलबूते पर यह केस भी दब जाएगा।
आपको क्या लगता है दोस्तों, अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुँचे और इस देश के ईमानदार और साहसी पत्रकार को न्याय मिल सके। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए केस के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।